एवोल्यूशन चैप्टर हमारा रहता है, ठीक है। तो एवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और एवोल्यूशन में मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा हार्डी विंगफील्ड, तो हार्डी विंगफील्ड रूल क्या है, ठीक है। हार्डी विंगफील्ड रूल ये कहता है कि इन लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, समझ में आ रहा है, या इस तरह से लिख सकते हो कि जीन फ्रीक्वेंसी इन अ लार्ज रैंडम, ध्यान में रखना ये क्या लिखता हूं, लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन remain constant जनरेशन आफ्टर जनरेशन, या इस तरह से लिख सकते हो वन जनरेशन फ्रॉम, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में जो जीन फ्रीक्वेंसी है लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए, पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी पॉपुलेशन की जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है आफ्टर जनरेशन, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी। मतलब कहने का कि अगर मैं बोलूं कि हार्डी विंगफील्ड रूल कब अप्लाई होगा, तो आप ये बोल सकते हो कि लार्ज पॉपुलेशन साइज क्या होना चाहिए, साइज लार्ज, रैंडम मेटिंग का मतलब है नो सिलेक्शन, सिलेक्शन नहीं करना है आपको, नो सिलेक्शन, मतलब आप सिलेक्ट करके मेटिंग नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी पॉपुलेशन में हार्डी विंगफील्ड रूल अप्लाई होता है, ठीक है। अब कुछ और चीजें देख लो, कुछ और चीज देखो, एक मिनट दो मुझे। चलो इसके पहले मैं इक्वेशन करवाता हूँ, फिर बाकी चीजें करवाऊंगा, पहले इक्वेशन करवा देता हूँ फिर। अच्छा, ये जीन फ्रीक्वेंसी को आप अगर एलडी फ्रीक्वेंसी लिख के आता तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सेम चीज है। तो अगर यहाँ पे मैं जैसे पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, जीन फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल के, अगर हम ये मान लेते हैं, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि जो P है दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, और जो Q है, स्मॉल q की बात कर रहा हूं, इसको भी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल, तो वो है
रेसेसिव एलील। ठीक है, तो जीन फ्रीक्वेंसी या एलिलिक फ्रीक्वेंसी बेसिकली इन एन इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन क्या होगा, P प्लस Q। P प्लस Q ये जो पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी होगी, और जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी वो होगी P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। ठीक है, अभी नीचे वाला थोड़ा सा इरेज करूंगा मैं, जहां P स्क्वायर क्या है, ये जो P स्क्वायर है ये फ्रीक्वेंसी है होमोजाइगस डोमिनेंट पॉपुलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट पॉपुलेशन की। जो 2PQ है, जो 2PQ है ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन, हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन की। जो Q स्क्वायर है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव पॉपुलेशन, रेसेसिव पॉपुलेशन। और ये रूल तब कब अप्लाई होगा, जब रैंडम मेटिंग हो, पॉपुलेशन लार्ज हो, और भी कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो भी मैं लिखा रहा हूं। तो ये स्टोरी है, ये स्टोरी है। ठीक है, एक और चीज लिख लेते हैं, अगर पूछता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस पॉपुलेशन, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस पॉपुलेशन पूछ रहा, बस रेसेसिव और डोमिनेंट नहीं दे रहा, सिर्फ क्या दे रहा है, होमोजाइगस पॉपुलेशन दे रहा है, तो हो जाएगा वो आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अगर पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है, डोमिनेंट फिनोटाइप, तो फिनोटाइप में आ जाएगा P स्क्वायर प्लस 2PQ। ये PQ भी तो क्या शो करेगा, PQ भी तो बेसिकली डोमिनेंट फिनोटाइप ही शो करेगा। अब सपोज कर लो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज करो कि किसी पॉपुलेशन, इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर जो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है, डोमिनेंट इस तरह से लिखो जरा, ऑफ डोमिनेंट एलील, वो है सपोज करो 0.4। अब आपसे पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस पॉपुलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस पॉपुलेशन। होमोजाइगस पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये फार्मूला लगेगा। तो अभी तो आपको सिर्फ डोमिनेंट एलील का फिनोटाइप पता है 0.4, ये
ठीक है, तो अब आप इसमें से वो वाला फार्मूला लगाओगे, P प्लस Q, यही तो है फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आपको जो Q है वो आ जाएगा 1 माइनस 0.4, तो ये आ जाएगा 0.6। अब P और Q आपको दोनों मिल गए हैं, P और Q आपको दोनों मिल गए हैं, तो P का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 0.16, प्लस Q का स्कोर करोगे तो 0.36। अब ये हो जाएगा आपका 0.52, ये आंसर हो जाएगा आपका 0.52। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो हार्डी विनबीर्ग रूल को अफेक्ट करते हैं, इसको कॉपी करो तो आगे फैक्टर्स लिखा देते हैं। ये सर हो गया। ओके, फर्स्ट है जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन। मतलब कि अगर सही पूछो तो जो हार्डी विनबीर्ग रूल है, अगर उसमें जीन फ्लो हो रहा है तो ये रूल अप्लीकेबल नहीं, पॉपुलेशन में ये रूल अप्लीकेबल नहीं। मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी जिसको बोल रहा है जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहेगा, अगर उस पॉपुलेशन में जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन हो रहा है। जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन क्या है? दिस इज द ट्रांसफर ऑफ जीन, ट्रांसफर ऑफ जीन from one population to other, from one population to another population। तो अगर ये चीज हो रही है तो ये फिर जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन कहलाएगा। इसके बाद दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरा है बॉटलनेक इफेक्ट, पढ़े हो? जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली यस सर। बॉटलनेक इफेक्ट से है, मतलब कि कभी ऐसा हो जाए कि जैसे ये पॉपुलेशन, जैसे ये बड़ी सी पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पे बहुत ढेर सारे इंडिविजुअल है। अब जो है क्या कहते हैं, यहाँ से कुछ इंडिविजुअल माइग्रेट करके एक नेक्स्ट प्लेस पे चले जाए, कुछ इंडिविजुअल माइग्रेट करके एक नेक्स्ट हैबिटेट पे चले, ठीक है। तो ये बेसिकली धीरे धीरे करके अपना एक जो है एक डिफरेंट, क्योंकि कोई ना कोई वेरिएशन तो आएगा ही डिफरेंट हैबिटेट में, ठीक है। जो एनवायरमेंट का इफेक्ट होगा तो उससे हो सकता है कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाए या कुछ चेंजेस आ जाए, या अंदर से जो वो हो रहे हैं वेरिएशन क्रिएट हो रहे हैं मियोसिस के थ्रू, तो वो बेसिकली उसकी वजह से उसमें कोई चेंज आ जाए। तो इस तरह से जो है ये जो पॉपुलेशन एक नए जगह पे जाके एक नई पॉपुलेशन को जन्म देती है, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब अलग हो जाना, यहाँ से थोड़ी सी पॉपुलेशन क्या हो गई है, अलग हो गई है, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ये सब नहीं होनी चाहिए।
तभी एप्लीकेबल होगा। म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एंड लास्ट वन नेचुरल सिलेक्शन। तो ये सब अफेक्ट करते हैं किसको? हार्डी विनबर्ग रूल को। हार्डी विनबर्ग रूल को, ये अगर ये होंगे तो हार्डी विनबर्ग रूल किसी पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी पे अप्लाई नहीं हो पाएगा, नहीं अप्लाई हो पाएगा। तो ये है हार्डी विनबर्ग रूल के कुछ। ठीक है, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो मतलब कि हार्डी विनबर्ग की डेफिनेशन इस तरह से भी हो सकती है, क्योंकि जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है, मतलब कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है पी एंड क्यू, ये एंड ये, ठीक है, इन्हीं की फ्रीक्वेंसी को बोल रहा है कि कांस्टेंट है, इन्हीं की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट है। तो आप ये बोल सकते हो कि पी एंड क्यू प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, और इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं क्या? जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली ये बोल सकता है कि अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग रूल, जेनेटिक इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन्ड इन अ पॉपुलेशन, इन अ लार्ज एंड रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस तरह से भी वो चेंज कर सकता है डेफिनेशन को। तो यहां से आपका हार्डी विनबर्ग रूल खत्म कर दिया मैंने। एक दो चीज और बता देता हूं, जैसे जीन पूल क्या होती है, जीन पूल क्या होता है वो मैं बता देता हूं। जीन, तो जीन पूल बेसिकली क्या है बताओ? Sir, total gene present in a population, that is. टोटल जीन्स प्रेजेंट इन गैमीट्स ऑफ ए पॉपुलेशन। ठीक है, गैमीट्स ऑफ ए पॉपुलेशन, तो उसको आप बोलोगे जीन पूल। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है डेफिनेशन, हालांकि वहां पे सीधे सीधे लिखा है टोटल जीन प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, या इसको इस तरह से भी बोल सकता है कि टोटल एलील्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल एलील्स, इसको टोटल जीन्स और टोटल एलील्स, यहाँ पे सिर्फ एलील्स भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना, मतलब दोनों में से कोई भी टर्म आएगा तो ये सही है। ठीक है, तो ये जीन है, जीन पूल हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वैसे मुझे चूंकि एनसीईआरटी पे ही पढ़ाना है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें मुझे लाइन बाय लाइन अगर कवर करनी है तो एनसीईआरटी पे ही चलना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब शेयर करूंगा मैं आपके साथ पिक्चर, आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करो। ठीक है, या स्क्रीन पर देखते जाओ। ठीक है, एनसीईआरटी ओपन करो या स्क्रीन पर देखते जाओ। तो ठीक है, एनसीईआरटी ले रखा है सारे बच्चों ने? Yes, sir. ठीक है, तो एनसीईआरटी ओपन करो, साथ में स्क्रीन पे भी नजर रखो, क्योंकि मैं अंडरलाइन करने बोलूंगा और कुछ चीजों को बोलूंगा कि आप साइड में जो स्पेस है वहां पे लिखो। हेलो, Yes, sir.
स्क्रीन में कुछ नजर आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो आप अब स्टार्ट हो जाओ यहाँ पे, और अपने एनसीईआरटी पे भी लाइन करते जाना। ठीक है, एनसीईआरटी पे फोकस करो, इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं हो सकता इसको खत्म करने का, इसको पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि इसकी लाइन बाय लाइन बच्चे इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ज्यादा लिखाऊंगा तब भी नहीं लिखा पाऊंगा। यहाँ पे पहले सबसे पहले एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में क्या बोल रहा है कि इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। ठीक है, जो भी लाइफ फॉर्म्स या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ में डेवलप हुए हैं, आए हैं, एक के बाद एक दूसरे को रिप्लेस किया है, तो उसकी जो स्टडी है, उसकी जो हिस्ट्री की स्टडी है, दैट हिस्ट्री इज नोन एज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद लिखा है व्हाट एग्जैक्टली इज एवोल्यूशन, मतलब पूछ रहा है कि एग्जैक्टली एवोल्यूशन है क्या। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड over millions of years on earth, we must have an understanding of the context of origin of life, that is evolution of earth, of stars, indeed of universe itself. What follows is the longest all are constructed and conjectured stories. ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हमसे पूछे कि एवोल्यूशन को आप डिफाइन करो, तो एक्चुअली एवोल्यूशन को हम यही डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी चेंजेस, मतलब स्टार्टिंग में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, स्टार्टिंग में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, ये जो है क्या कहते हैं, जाके मोस्ट एडवांस मैमल तक डेवलप हो गया। ठीक है, मोस्ट एडवांस तक मैमल तक डेवलप हुआ। तो ये जो चेंजेस आए हैं, ये जो चेंजेस आए हैं, दीज चेंजेस आर बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन, या यही बोल सकते हो कि ये जो चेंजेस हैं, यही चेंजेस हैं एवोल्यूशन। इन्हीं चेंजेस को आप क्या बोलोगे? एवोल्यूशन बोलोगे। ठीक है, हम सो मत जाना, मेरी बात को सुनते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, डिफाइन किया है किस तरह से, this is sum of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on planet earth in context of the evolution of earth and against the background of evolution of universe itself. ठीक है, तो ये सॉरी मैंने बोला था, इट इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ पे। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है, मतलब जो लाइफ की ओरिजिन हुई है वो किस तरह से हुई है। आपको पता है कि यूनिवर्स है। ठीक है, यूनिवर्स, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ठीक है, और इन गैलेक्सीज में, ये जो यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं, इन गैलेक्सीज में एक एक गैलेक्सी आपकी क्या है? मिल्की वे। ठीक है, और मिल्की वे का एक सोलर सिस्टम है, एक सोलर सिस्टम है। ठीक है, जिसमें एक प्लेनेट प्रेजेंट है, अर्थ। जिसमें क्या प्रेजेंट है? एक प्लेनेट, अर्थ प्लेनेट प्रेजेंट है। ठीक है, उस अर्थ प्लेनेट पे हम रह रहे हैं, वहीं पे ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन की हम बैठ के बातें कर रहे हैं। हम बैठ के बातें कर रहे हैं कि किस तरह से ओरिजिन हुआ एवोल्यूशन का। मतलब अगर इस यूनिवर्स में देखा जाए तो अर्थ का इस जो है साइज का कितना होगा? एक स्पेक के बराबर, एक डॉट के बराबर जो है अर्थ का साइज दिखेगा आपको। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, एक यूनिक इवेंट है, और इस इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई? सर बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, ये सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी आई। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बेसिकली एक डस्ट या स्टॉर्म था बेसिकली, जो धीरे धीरे करके उसने सॉलिड रूप लिया, और फिर उसमें बाद में विस्फोट हो गए। उस विस्फोट से ये जो है बाकी के बॉडीज बने। मतलब एक क्लाउड था बेसिकली डस्ट का, वो धीरे धीरे करके कॉन्सेंट्रेट होता चला गया और एक बड़ा साइज ले लिया, और उस बड़े से साइज में, बड़े से मैटर में एक विस्फोट हो गया। ठीक है, और इस विस्फोट होने से बेसिकली हमारा क्या जनरेट हुआ? हमारा यूनिवर्स बना। ठीक है, ये बोलती है बिग बैंग थ्योरी।
ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली ए स्पेक, मतलब एक डॉट के बराबर है। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको नोट करना चाहिए कि यूनिवर्स की जो एज है वो कितनी है अप्रोक्सीमेटली, हम कितनी असेस करते हैं, 20 बिलियन ईयर्स। ठीक है, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स को कौन बना रहा है, ह्यूज क्लस्टर्स, बहुत ढेर सारे क्लस्टर हैं गैलेक्सीज के। ठीक है, गैलेक्सीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लाउड्स ऑफ गैस एंड कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। ठीक है, आपने कभी गैलेक्सी का पिक्चर देखा होगा अगर, ठीक है, तो उसमें कई बार कुछ मतलब कंटिन्यूअस आपको दिखता है वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डॉट 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 दिखा दिया जाए, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ कुछ डस्ट सा बिखरा हुआ। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट बेसिकली गैलेक्सीज के अंदर पाए जाते हैं। मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. So, considering the size of universe, the Earth is indeed a speck. The Big Bang theory attempts to explain to us the origin of universe. तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी थियरी है जो आपको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताती। तो दैट इज द बिग बैंग थ्योरी। गैलेक्सीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जो यूनिवर्स की ओरिजिन है वो कब हुई है। ठीक है, इसी तरह से स्टार्क्स सिंगुलर मतलब जो बिग बैंग थ्योरी है ये क्या बोलती है कि यहाँ पे एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। यूनिवर्स के एक्सटेंड होने से टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हुआ, कम हुआ। हाइड्रोजन जो है उसके बाद हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस बनी। ठीक है, मतलब कि जो यूनिवर्स है या जो बेसिकली डिफरेंट गैलेक्सीज हैं उनके अंदर जो स्टार्स हैं उसमें बाद में क्या डेवलप हुआ, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, द गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट यूनिवर्स। जो गैसेस थी इन्होंने क्या स्टार्ट किया, कंडेंसेशन स्टार्ट किया ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है, और क्या बना दिया, गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स। गैलेक्सीज के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्स जो है, जो डस्ट है, गैसेस। ठीक है, इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी। अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। अब ये भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि जो अर्थ है वो कितने साल पहले बना, तो ये है आपका 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। ठीक है, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्ली अर्थ। अर्ली अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। ध्यान में रखना, मैं जो लाइनें बोल रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें बोल रहा हूँ कि जो सबसे पहली अर्थ बनी वहां पे एटमॉस्फेयर क्या था, मतलब ये सपोज कर लो आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, तो इसके चारों तरफ कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। आज की डेट पे प्रेजेंट है, आज की डेट पे इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, चारों ओर। ठीक है, बट अर्ली अर्थ जो अर्ली अर्थ थी बेसिकली, ठीक है, उसमें ये नहीं प्रेजेंट था, उसमें नहीं प्रेजेंट था। ठीक है, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर इन अर्ली अर्थ। ठीक है, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मॉल्टेन मॉसेस कवर द सरफेस। ठीक है, मॉल्टेन जो मास थी पिघलती हुई बेसिकली जो अर्थ थी बेसिकली, वहां से फिर क्या प्रोड्यूस हुआ, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, द यूवी रेज फ्रॉम द सन broke up water into hydrogen and oxygen, and the lighter H2 escapes combined with ammonia and methane to form water, CO2 and others.
ठीक है, द ओजोन लेयर वाज फॉर्म एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल्स एज रेन टू फिल ऑल द डिप्रेशंस एंड फॉर्म ओशियंस। ठीक है, एक्चुअली ये बता रहा है कि किस तरह से अर्थ में वाटर आया। ठीक है, वाटर आया। एक्चुअली क्या था, स्टार्टिंग में तो देखोगे तो सिर्फ ह्यूज क्लाउड था, वहां से वहां पे जो है बेसिकली ग्रेविटेशन की वजह से वो पास पास आए, बाद में उसमें विस्फोट हुआ तो गैलेक्सीज बनी। अब गैलेक्सीज बनने के बाद बेसिकली जो है क्या कहते हैं, जब गैलेक्सीज बनने का मतलब है कि अर्थ बनी। ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। उसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। ठीक है, कुछ गैसेस थी जो कि बेसिकली मॉल्टन मास से ओरिजिनेट हो रही थी। क्यों? अगर आप देखोगे, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो जो अर्थ का कोर है वो, उसको हम बोलते हैं कि मॉल्टेन है। मॉल्टेन है, ठीक है। यहाँ से बेसिकली गैसेस निकल रही हैं। कौन कौन सी गैस उस समय निकल रही थी? H2 वेपर, ठीक है, वाटर वेपर बेसिकली। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसमें मेथेन था, अमोनिया था। ठीक है, और जब यूवी रेज बेसिकली जो है यूवी रेज के इफेक्ट की वजह से जो वाटर वेपर था वो टूट गया H2 एंड O2 में। H2 चूंकि हल्का था, हाइड्रोजन हल्का था, वो तो एटमॉस्फेयर पे चला गया। और जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन बेसिकली, सॉरी, ऑक्सीजन जो था, ठीक है, उसने अमोनिया के साथ में एंड मेथेन के साथ में कंबाइन किया और क्या बना दिया? अमोनिया एंड मेथेन के साथ कंबाइन करके वाटर CO2 एंड कुछ अदर मॉलिक्यूल्स बनाए। वाटर CO2 एंड कुछ अदर मॉलिक्यूल्स बनाए किसके साथ में? मतलब जो H2O टूटा था, जो H2O टूटा था उसमें H2 बना प्लस हाफ O2 बना, हाफ O2 बना। ये जो H2 है ये लाइटर होने की वजह से ऊपर चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। और जो हाफ O2 है, इसने अमोनिया प्लस जो है क्या कहते हैं मीथेन के साथ कंबाइन करके फिर से वाटर बनाया, फिर से वाटर बनाया, CO2 बनाया एंड अदर्स बनाया। इसी तरह से ये जो O2 है बेसिकली, जो ऑक्सीजन है, इसने नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में, ये O2 है, इसने नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन किया और क्या बनाया? ओजोन बनाया, जो कि आज एटमॉस्फेयर की, जो एटमॉस्फेयर है उसका एक जो है लेयर बनाता है, जो कि एक लेयर बनाता है। किस लेयर में प्रेजेंट है ओजोन? सर स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, तो जैसे ही बेसिकली ये वाटर एंड जो है बन गए, चूंकि यूवी रेज को रोकने के लिए ओजोन लेयर भी बन चुकी थी, थोड़ी बहुत यूवी रेज स्टिल आ रही थी। ठीक है, क्योंकि ओजोन लेयर अभी डेवलप हुआ है। ठीक है, और धीरे धीरे वाटर का जो अर्थ का टेम्परेचर था वो कूल हो रहा था। ठीक है, वाटर जो वाटर था, चूंकि टेम्परेचर, ये जो ऐसे अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वाटर वेपर बेसिकली वेपर के फॉर्म में, मतलब जो वाटर बन रहा था वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर पे चला जाता था। फिर बेसिकली वो बेसिक जो है कूल होता था, तो फिर से वो वाटर वेपर रेन के फॉर्म में अंदर आ जाता था, नीचे आ जाता था। फिर जैसे ही गर्मी पड़ती थी वो बेसिकली पहुंच जाता था, मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर पे पहुंच जाता था। तो ये बेसिकली प्रोसेस चल रहा था, रिपीटेड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इस तरह का प्रोसेस रिपीटेड चला है। ठीक है, तो जो है इसके बाद जब वाटर जो है क्या कहते हैं, मतलब धीरे धीरे करके अर्थ का टेम्परेचर और कूल हो गया, लगातार पानी बरसता रहेगा, वो ऊपर जाएगा तो मतलब टेम्परेचर बेसिकली कूल होता रहेगा। तो जब इतना टेम्परेचर आ गया कि कुछ देर तक के लिए अर्थ की सरफेस पे वाटर स्टे कर सकता था, तो जो ट्रिंचेस थे, मतलब जो जहां जहां पे अर्थ में पानी इकट्ठा हो सकता था, जहां जहां पे पानी इकट्ठा हो सकता था अर्थ में, वहां पे पानी भर गया। और उसी को आज की डेट पे आप क्या बोलते हो? ओशियन बोलते हो। उसी को आज की डेट पे क्या बोलते हो? ओशियन बोलते हो। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि द ओजोन लेयर वाज फॉर्म एज इट कूल्ड द वाटर वेपर fell as rain to fill all the depressions and form ocean. Life appeared 500 millions after the formation of Earth. मतलब लाइफ की ओरिजिन अर्थ में कब हुई है बताओ जरा सा। सर अर्थ में बोलिए। क्या बोले? हेलो, सर आपका आवाज काट गया। मेरा आवाज कट रहा है?
सर वो बीच बीच में काट रहा है, अभी कट रहा है या नहीं कट रहा? अभी नहीं काट रहा है सर। बच्चे, सारे बच्चों को मेरी आवाज कटी हुई लग रही है, मतलब इंटरप्ट हो रही है मेरी आवाज? सर ठीक है अभी। ओके, मैं बोल रहा हूं कि लाइफ की ओरिजिन जो है, अर्थ में लाइफ की ओरिजिन कितने दिन कितने कब हुई? 500 500 मिलियन। यही तो मैं कहलवाना चाहता था। हाँ सर। फिर से देखो यहाँ क्या लिखा हुआ। 500 million years after the formation of मतलब आज की डेट से बोलोगे तो कितने? 4 billion years back. 4 बिलियन। तो कंफ्यूज मत होना बच्चे, एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है, समझ आप कुछ और रहे हैं। ठीक है, दिस इज द 4 बिलियन ईयर्स एगो। ओके, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ की ओरिजिन हुई है, जिसमें से आप जो लाइफ की ओरिजिन है उससे 500 मिलियन ईयर्स डिडक्ट कर दो, तो वो हो जाएगा आपका जो है लाइफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एग्जैक्ट लाइन भी उठा सकता है और वो आपको इस तरह से भी दे सकता है, या इस तरह से भी कर सकता है कि 500 मिलियन ईयर्स बैक, तो इसका अर्थ गलत हो जाएगा। ठीक है, वो बोल रहा है कि लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, मतलब कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उसके 500 ईयर्स बाद, उसके 500 ईयर्स बाद। ठीक है, और उसके आगे लिखा भी हुआ है दैट इज ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। तो इस लाइन को ध्यान में रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत छोटा सा चीज है। ठीक है, डिड लाइफ कम फ्रॉम द आउटर स्पेस, मतलब बहुत सारे, अब एवोल्यूशन की बातें स्टार्ट हो गई थी तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी कि भाई लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई है। ठीक है, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक है, इसके बाहर इन यूनिवर्स है या अदर प्लेनेट है, तो जो लाइफ आई है वो बेसिकली अदर प्लेनेट से आई, अदर प्लेनेट से आई। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन थे जो ये बोल रहे थे? ये बेसिकली कुछ ग्रेट जो ग्रीक थिंकर्स थे। थिंकर्स का मतलब है कि वो साइंटिस्ट तो नहीं बोल सकते हो, उनको बोलोगे आप फिलोसोफर सर। क्या हुआ बच्चे? फिलोसोफर। हाँ, फिलोसफर, बेसिकली वो फिलोसफर थे, थोड़ी थोड़ी साइंस की बात जानने लगे थे, साइंस के बारे में मतलब साइंटिफिक बात सोचने लगे थे। अभी साइंस की, उनका साइंस से बहुत रिलेशन नहीं था। ठीक है, इवन मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सेक्रेटरीज थे बेसिकली, उनको वहां के पब्लिक ने, उन्होंने वो बात सही की थी, उन्होंने बोला था कि जो जो बेसिकली सन है, वो तो सन जो है बेसिकली सन के चारों तरफ कौन पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और उसके लिए उनको डेथ पेनाल्टी दे दी गई। वो बहुत परेशान हुए, उनको मतलब कि उनको बोला गया आप अपनी बात को वापस ले लो और आपको फांसी नहीं दी जाएगी, पर सेक्रेटरी ने सोचा कि इन मूर्खों के बीच में रहने से अच्छा है कि मैं मर ही जाता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रेट थिंकर्स थे, तो जो बेसिकली कुछ 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 बातें साइंटिफिक जानने लगे थे, क्योंकि उस समय पे पब्लिक तो आज भी बहुत मूर्ख है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने सही बात रखी, तो लोगों को वो चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि लोगों की उससे एक आस्था जुड़ी हुई थी, एक रिलीजियस पॉइंट उस तरह से बोल सकते हो कि वो था। ठीक है, इसी तरह से कई सारे साइंटिस्ट जिसमें बोला गया कि चंद्रमा बेसिकली जो मून है, बेसिकली मून जो है पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, उसमें भी कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई। ठीक है, तो ग्रीक फिलोसफर्स थे वो बेसिकली उन्होंने कुछ कुछ बातें की, साइंटिफिक बातें की। ठीक है, अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। ठीक है, मतलब जो स्पोर्स के फॉर्म में बेसिकली लाइफ अदर प्लैनेट से आ गई। ठीक है, इसके बाद पैनिस्पर्मिया, ये भी एक है बेसिकली स्टिल फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स, मतलब कुछ एस्ट्रोनॉमर्स हैं आज भी बोलते हैं यही कि जो है जो लाइफ है वो दूसरे प्लैनेट से आई है, उसको पैनिस्पर्मिया बोल रहे हैं। ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम
It was also believed that life came out of decaying and rotting matter. ठीक है, बहुत लंबे समय तक ये भी विचार वो किया गया कि जो लाइफ का ओरिजिन है वो डिकेइंग एंड रॉटिंग मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा से हुआ है। आपने कुछ एक्सपेरिमेंट देखे होंगे लोअर क्लासेस में, जब एवोल्यूशन पढ़ा होगा तो वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाए गए। ठीक है, नाम मुझे भी इस समय याद नहीं है बच्चे, अब आप देख लेना, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वो। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट आए थे बीच में जो बोल रहे थे कि नहीं नहीं, जो रॉटन एग है या जो रॉटन मटेरियल है वहां से लाइफ की ओरिजिन है। फिर ये बाद में सब रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है, इसको बोलते थे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये जो थ्योरी है कि जो सॉरी जो है थ्योरीज आई जो है क्या कहते हैं कि बेसिकली थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस की इधर से मतलब जो है जो रॉटन मटेरियल है या डिकेइंग मैटर है यहाँ से बेसिकली जो है क्या कहते हैं डेवलप हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये सब वन बाय वन रिजेक्ट होती चली गई। ठीक है, इसके बाद फिर एक ये जो है क्या कहते हैं, ये थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन, जो रॉटिंग मैटर वाला बात कर रहा है, तो इसको याद कर लेना बेटा आप। यहाँ पे देखो लिखा, फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रमड एटसेट्रा। दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन। इसको आप याद कर लेना, आप अपने साइड में लिख दो, साइड में जहां पे भी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन या स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, और उसके सामने लिख दो, उसके सामने इस तरह से लिख दो एरो बना के कि ये क्या बोल रही है कि जो लाइफ की ओरिजिन हुई है, according to this origin of life occurs from decaying and rotting matter. According to this origin of life occurs from decaying and rotting matter like stromatid etc. ठीक है, तो बेसिकली याद रखना कि ये थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ओरिजिन जो है ये क्या बोल रहा है कि जो लाइफ की ओरिजिन हुई है वो डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर से हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर, इन्होंने साइंटिफिक बात की, पूरी एविडेंस वाली बात की, बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हुए हैं हिस्ट्री में। ठीक है, तो लुइस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लुइस पास्चर क्या बोलते हैं इन सबके एक्सपेरिमेंट से परेशान होकर कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, लाइफ सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से हो सकती है। लाइफ की ओरिजिन फिर मतलब एक सेल से दूसरी सेल बनेगी, एक सेल से दूसरी सेल बनेगी। ये जो लाइफ है बेसिकली वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आएगी। ये किसने बोला? ये लुइस पास्चर ने बोला। ही सेड दैट इन प्री फर्टिलाइज्ड फ्लास्क, ठीक है, लाइफ डिडंट कम आफ्टर किल्ड ईस्ट व्हाइल इन अनदर फ्लास्क ओपन इनटू एयर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट। मतलब इन्होंने क्या किया था, देखो मैं आपको एक्सपेरिमेंट बनाता हूँ। इन्होंने दो इस तरह के फ्लास्क लिए, इस तरह के दो फ्लास्क लिए। ठीक है, यहाँ पे मीट या ईस्ट का एक्सट्रैक्ट रख दिया। ठीक है, अब एक फ्लास्क को बेसिकली इन्होंने इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। ठीक है, और बेसिकली ताकि यहाँ पे जो भी एयरबॉर्न एजेंट है वो यहाँ तक ना पहुंच पाए, यहाँ तक ना पहुंच पाए। तो उन्होंने देखा अच्छा इसको थोड़ा सा कॉटन से ढक भी दिया, कॉटन से ढक भी दिया, और दूसरे वाले को पूरा खुला छोड़ दिया, दूसरे वाले को पूरा खुला छोड़ दिया। जो कंटेंट था अंदर वो सेम था, मतलब जो खाने का मटेरियल था वो सेम था। तो लुइस पास्चर ने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ दिनों के बाद ये बेसिकली वैसे ही रह गया, इसमें कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुआ, पर जबकि इसमें ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। तो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, तो लुइस पास्चर ने बोला कि नहीं नहीं भाई, जो लाइफ की ओरिजिन है अर्थ में वो बिकॉज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिन हो रही। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है ही शोड दैट इन प्री फर्टिलाइज्ड स्टरलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डिडंट कम from killed east। ठीक है, while in another flask open to air जो है बिल्कुल खुला हुआ है। ठीक है, न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एरोज फ्रॉम द किल्ड ईस्ट, नए नए ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी को किसने रिजेक्ट कर दिया? लुइस पास्चर ने, ये लिखा हुआ। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली जो थ्योरी थी वो क्या कर दी गई? डिसमिस कर दी गई। तो अब ये ध्यान में रखना कि जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है उसको रिजेक्ट किसने किया है? लुइस पास्चर ने। ये अभी फिलहाल कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, दिमाग में रखना इस चीज को।
स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज ठीक है. हाउ दे डिडंट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ. अच्छा, आपको जब मैं वो पढ़ा रहा था सेल थियरी, तो सेल थियरी में भी जब दोनों साइंटिस्ट ने अपने अपने स्टेटमेंट दे दिए कि बेसिकली जो स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल है, तो ये नहीं बता पा रहे थे कि सेल की ओरिजिन कहाँ से हुई भाई. फिर बाद में आए रोडोल्फ वर्चो, उन्होंने बोला कि जो जो सेल की ओरिजिन है वो बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से है. ठीक है. अब यहाँ पे भी वही बात किया जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो पहला सेल आया वो कहाँ से आया. बात समझ रहे हो, सुन रहे हो मेरी बात, यस सर। कि जो फर्स्ट सेल आया है वो कहाँ से आया. ठीक है भाई, हम तो ये बोल रहे हैं ना कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है, मतलब एक सेल है तो डिवाइड करके दो सेल बना रही है. ठीक है, बट ये तो बताओ ना कि जो फर्स्ट सेल आई है, ये फर्स्ट सेल जो आई है ये कहाँ से आई है. ठीक है, ये कहाँ से आई है. तो इसी को बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए देखो यहाँ पे दो साइंटिस्ट है. कौन है? ओपरेन ऑफ रसिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड. ध्यान में रखना इनके इनके ये कहाँ के हैं, इनका सिटी, इनका जो वो है कंट्री है वो भी याद रखना पड़ेगा. ओपन रशियन साइंटिस्ट थे और हेल्डेन बेसिकली यूके के थे. इनका रिसर्च बेसिकली इंडिया में हुआ है, भुवनेश्वर में. ठीक है, हेल्डेन ने भुवनेश्वर में इंडिया उड़ीसा का जो एक सिटी है वहां पे काम किया है. ठीक है, तो प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. रशियन जो ओपरेन एंड हिल्डन है उन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर से आया है. जो फर्स्ट सेल बनी वो कहां से बनी? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. ये मैं जो बातें बता रहा हूं इसको ध्यान में रखना कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बोला कि जो फर्स्ट सेल है, ये जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी है. वो है रशियन ओपरिन एंड यूके बॉर्न इंग्लैंड, सॉरी हॉलैंड, हेल्डेन. यूके बॉर्न जो साइंटिस्ट है हेल्डेन, उन्होंने किया. ठीक है, एंड दैट the formation of life was preceding by chemical evolution, that is the formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. ठीक है, the condition on earth were high temperature volcanic storms reducing atmosphere containing methane, ammonia etc. ठीक है, ये जो प्रेजेंट थे. मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अच्छा, एक चीज देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब लाइफ की ओरिजिन नहीं बचे, 1 मिनट रुकना जरा सा, मुझे मार्कर सेलेक्ट करना है, ये बहुत पतला है. ठीक है, तो मैं क्या बताने जा रहा था कि जो लाइफ की जब ओरिजिन हुई है तो उस दौरान सबसे पहला जो एवोल्यूशन हुआ है वो हुआ है केमिकल एवोल्यूशन. ओके, केमिकल एवोल्यूशन. तो केमिकल एवोल्यूशन में क्या है, इतना तो आपको पता ही है कि जो अगर मैटर है तो मैटर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब ये CHON, इस तरह की चीजें तो प्रेजेंट थी ना, एलिमेंट्स तो प्रेजेंट थे. ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जब धीरे धीरे करके ओरिजिन हो रही थी, स्टार्टिंग में ही आपके यहाँ इस तरह से अमोनिया, मेथेन, वाटर वेपर, ये सब बन रहे थे. ठीक है, मतलब कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल थे वहां से कुछ कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल बनना स्टार्ट हो गए, जैसे मेथेन. ठीक है, फिर धीरे धीरे करके इनसे थोड़े से और कॉम्प्लेक्स बने, जैसे एमाइनो एसिड.
ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, कार्बोहाइड्रेट में जो सिंपल शुगर थी, सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, इस तरह की चीजें धीरे धीरे करके डेवलप होना स्टार्ट हो गई, फैटी एसिड्स वगैरह डेवलप करना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, पहले बेसिकली बिल्कुल इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स थे। ये देखो क्या लिख रहा है, ये देखो लिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। जो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स मतलब पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब थे, इन्होंने बनाया CH4 NH3 NH3H2O मतलब वाटर वेपर, और फिर इनके कॉम्बिनेशन से फिर लाइक एमाइनो एसिड, छोटे छोटे सुगर्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ये सब बनने स्टार्ट हो गए, ये सब बनने बेसिकली स्टार्ट हो गए। और फिर जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल एमाइनो एसिड्स वगैरह बन गए तो इनमें फिर डेवलप हुआ, फिर बेसिकली पॉलीमराइजेशन डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो पॉलीमराइजेशन से फिर RNA, DNA, बड़ी बड़ी पॉलीसैकेराइड्स, फैट्स, ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल डेवलप हुए। तो सबसे पहले जो ओरिजिन ऑफ अर्थ को एक्सप्लेन करता है उसमें सबसे पहला कौन आता है? केमिकल एवोल्यूशन। ध्यान में रहेगा, यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले डेवलप हुआ केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, जब ये केमिकल एवोल्यूशन हो रहा था, जब ये केमिकल एवोल्यूशन हो रहा था तो उस दौरान क्या हुआ, क्या था, अर्थ की कंडीशन के बारे में बात करें तो वहां पे हाई टेम्परेचर प्रेजेंट था, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन, खूब सारे ज्वालामुखी फट रहे थे, वॉल्केनो जो है फट रहे थे, खूब सारा तूफान आ रहा था, ठीक है। एटमॉस्फियर, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो एटमॉस्फियर था वो रिड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट नहीं था। अगर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट होता तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कभी पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ इज ओनली पॉसिबल इन रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। मेरी लाइन को याद रखना कि ओरिजिन जो लाइफ की है ये तभी पॉसिबल है जो अर्थ का जो अर्ली, ठीक है, मतलब कैसा रहा होगा, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट रहा होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो अर्ली अर्थ है उसका, उसमें लाइफ की ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए जो एनवायरनमेंट था बेसिकली वो कैसा रहा होगा, रिड्यूसिंग। बिकॉज रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में सिर्फ लाइफ की ओरिजिन पॉसिबल थी, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में लाइफ की ओरिजिन पॉसिबल नहीं थी। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 1953 में, ठीक है, 19, अच्छा, ये रशियन साइंटिस्ट जो थे ओपेरिन एंड हेल्डेन, ठीक है, इन्होंने अपनी अपनी रिसर्च की। फिर रशियन साइंटिस्ट जो ओपेरिन थे उनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था स्टैनले मिलर, SL मिलर, ठीक है। इन्होंने 1953, जो कि अमेरिकन थे, इन्होंने एक एक कंडीशन जो है बेसिकली सिमुलाइज की, ठीक है। एक सिमुलेशन का मतलब होता है कि एक आर्टिफिशियल कंडीशन तैयार करना लैब में, ठीक है। तो अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमुलेशन सिमिलर कंडीशन इन लैबोरेटरी स्केल, ठीक है। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फास्ट कंटेनिंग। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एक तो यही पूछा गया है कि ये ईयर कब है जब स्टैनले मिलर ने, और किसने किया, स्टैनले मिलर ने किया, 1953 में किया, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने अपने लैब में एक ऑपरेटस बनाया जिसमें एक क्लोज फ्लास्क था। उस क्लोज फ्लास्क के अंदर कौन कौन सी गैसेज रखी गई हैं कई बार पूछा गया है, CH4H2 एंड NH3, ठीक है, और वाटर वेपर, CH4 हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। ये भी ध्यान में रखना कि टेम्परेचर उसका कितना था, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज था फ्लास्क के अंदर जिसके अंदर गैसेज प्रेजेंट थी, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर, उसको 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जा रहा था, ठीक है। ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एमाइनो एसिड, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एमाइनो एसिड का फॉर्मेशन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अपने स्टैनले मिलर ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो जो वो फ्लास्क था जिसमें डिस्चार्जिंग की जा रही थी, बहुत भयानक तरीके से उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जा रहा था, तो उसमें क्या मिला उनको, अमाइनो एसिड्स मिले। फिर उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट प्लान किए, ठीक है। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ सुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट एंड
फैट्स। तो मतलब उन्होंने क्या देखा कि जो बेसिक जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे आपका शुगर है, ठीक है, अमोनिया है, सॉरी अमोनिया कह रहा हूँ, अमाइनो एसिड है, फैट है, पिगमेंट है, नाइट्रोजन बेसिस है, ये सब उनको मिले, ये सब उनको मिले, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि एनालिसिस ऑफ द मेटेरियल कंटेंट, जो उल्का पिंड है उनका जो बेसिकली एनालिसिस करने पर सिमिलर कंडीशन, सिमिलर कंपाउंड्स बेसिकली वहां पे इंडिकेट करते हैं, सिमिलर कंपाउंड्स इंडिकेटिंग दैट द सिमिलर प्रोसेसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन द स्पेस, ठीक है। किसको इंडिकेट कर रहे हैं? जो उल्का पिंड आते हैं, तो उल्का पिंड का जब एनालिसिस किया गया तो वहां पे इसी तरह के कुछ इंडिकेशंस मिले। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि इसी तरह की जो प्रोसेस जो कि अर्थ में कभी हुई थी, हो सकता है कि कहीं बाहर जो है इस तरह की कंडीशन हो रही हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। Yes, sir. तो ये सब केमिकल एवोल्यूशन का पार्ट है। जो साइंटिस्ट हैं, रशियन साइंटिस्ट ओपेरिन एंड हेल्डन एंड स्टैनले मिलर, ठीक है, हेल्डन एंड जो ओपेरिन है, इन्होंने बेसिकली हाइपोथेसिस दिया था, प्रपोजल दिया था, स्टैनले मिलर ने उसको एक्सपेरिमेंटली लैब में प्रूफ किया है, ठीक है। और उनको बेसिकली कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल एवोल्यूशन में किसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है, किसने हाइपोथेसिस दी हुई है, वो सारी चीज याद रखना, ठीक है। जो ओपेरिन एंड हेल्डन है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिया, इन्होंने हाइपोथेटिकल बात की थी, उसको प्रूफ किया है स्टैनले मिलर ने, ठीक है। उन्होंने जो गैसेस लिए हैं उसमें मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। विद दिस लिमिटेड एविडेंसेस, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजक्टर स्टोरी दैट केमिकल एवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। तो ये जो केमिकल एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था, ये साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद ऑलमोस्ट क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। कुछ कुछ एक्सेप्शन, कुछ कुछ तो जो है साइंस में जब भी रिसर्च होती है तो कोई ना कोई बेसिकली कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स, कंट्राडिक्शन कुछ ना कुछ रह ही जाता है, बट मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ एरोज, मतलब कि जो फर्स्ट सेल थी वो कैसे बनी, अभी नहीं आइडिया, ठीक है। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे देखो आप फिगर 7.1 देखो आप, ठीक है। फिगर 7.1 में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिलर एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो वो चीजें हैं आप देख लो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जिसमें मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर है। एक कंडेंसर लगा हुआ है ताकि जो है वो बेसिकली मटेरियल को कूल किया जा सके, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि 3 बिलियन ईयर्स बैक बेसिकली इस तरह की कंडीशन क्रिएट हुई होंगी, ठीक है। दे वुड हैव बीन जायंट मॉलिक्यूल्स, दीज कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर molecules, perhaps the first cellular forms of life didn't possibly originate till about 2000 million years ago. These were probably single celled. All life forms were in water environment only. This version of abiogenesis, that is the first form of life, arose slowly through evolution process from non-living molecule, is accepted by majority. तो जो theory of abiogenesis थी उसको accept किया गया, ठीक है। However, one found how the first cellular forms of life could have evolved into the complex biodiversity of today is the fascinating story that will be described below. मतलब कि अभी तक ये तो हो गया है कि जो मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म, वो तो बन गए,
पर अभी भी ये क्वेश्चन स्टिल सेम है कि फर्स्ट सेल जो ओरिजिनेट हुई है वो कैसे ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, इसके बाद जो है क्या कहते हैं, कुछ और साइंटिस्ट आए जिसमें से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वेसरवेट की फॉर्मेशन जो है क्वेसरवेट बनाया, और दूसरे थे जो उन्होंने माइक्रोस्फीयर बनाया, उनका नाम था सिडनी फॉक्स। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अबाउट that the theory of special creation has three connotations. ठीक है, one that all living organisms that we see today were created as such. ठीक है, मतलब जो थ्योरी ऑफ जो है फर्स्ट लाइफ के बारे में बोला जाए तो कई सारे जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में जो बोलते हैं कि एज सच क्रिएट किए गए, कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड बोलती है कि दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन द फ्यूचर। ठीक है, एंड थर्ड बोलती है द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड। ऑल दीज आइडियाज वर स्ट्रांगली चैलेंज्ड ड्यूरिंग द 19th century based on observation made during a sea voyage in a sail ship called HMS Beagle। तो ये जितने भी आइडियाज थे कि भाई अपने आप क्रिएशन हुआ, एज सच क्रिएशन हुआ, ये बेसिकली चैलेंज किए गए जब जो डार्विन थे उन्होंने अपनी वॉयज जो है क्या कहते हैं सी वॉयज बेसिकली स्टार्ट की। ठीक है, एक शिप था जिसका नाम है HMS बीगल। तो ये भी याद रखना कि डार्विन किस शिप पे जा रहे थे, HMS बीगल पे। ठीक है, कहाँ पे, सी वॉयज के लिए। और वो बेसिकली जो है क्या कहते हैं, कुछ छोटे छोटे आइसलैंड्स पे दिख गए, और वहां आइसलैंड्स पे देखा कि कुछ बर्ड्स हैं जिनमें एक ही स्पीसीज की बर्ड्स हैं बट उनमें वेरिएशन। ठीक है, उनमें वेरिएशन। तो जब जो डार्विन थे उनकी जब रिसर्च पब्लिश हुई तो उन्होंने इस तरह के सारे आइडियाज जो कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे बेस्ड थे उनको रिजेक्ट कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। बच्चे 1 मिनट दो मुझे। तो डार्विन ने क्या बोला कि देयर हैज बीन ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जो लाइफ फॉर्म्स ग्रेजुअल एवोल्यूशन हो रहा है, उनका ग्रेजुअल एवोल्यूशन हो रहा है। और उन्होंने अपने बेसिकली जो अपने एक्सपेरिमेंटल वो थे, जो उनका बेसिकली जो डेटा था जो उन्होंने डिफरेंट आइसलैंड से कलेक्ट किया था, वो बेसिकली उसको प्रूफ कर रहा था। ठीक है, तो आप अगर एनसीईआरटी के पेज नंबर 129 पे पहले पैराग्राफ की थर्ड लाइन पे जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ है, एनी पॉपुलेशन हैज built in variation in characteristic, those characteristic which enable some to survive better in natural condition would outbreed others, and that are less endowed to survive under such natural condition. Another word used is fitness of the individual or a population। मतलब उन्होंने दो चीजें बताई, दो चीजें बोली अपने उसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज्यादा फिट होते हैं किसी भी जगह पे सरवाइव करने के लिए, वही सरवाइव करते हैं। ठीक है, वही आउटब्रीड करते हैं। और जो कम सरवाइव कर पाते हैं, जिनमें जिनमें जो है सर्वाइवल की जो टेंडेंसी है, फिट रहने की जो टेंडेंसी है वो कम है, वो बेसिकली रिप्लेस कर दिए जाते हैं जो 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 बेटर सर्वाइवल है उनके द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा। तो एक टर्म दिया है डार्विन ने, आप अपनी एनसीईआरटी के पेज पे देखो, एक टर्म दिया है, 1 मिनट में शेयर कर देता हूं यहाँ पे। ये ना जस्ट 1 मिनट रुकना बच्चे, मैं कॉपी कर लेता हूँ जरा सा, ऐसी दिक्कत आ रहा है।
ओके, तो यहाँ पे एक टर्म है द फिटनेस। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि द टर्म फिटनेस वाज गिवन बाय। ठीक है, तो ये फिटनेस टर्म है अबाउट द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अगर सर्वाइव कर, जो स्पीसीज बेटर सर्वाइव करती है उसको बोलते हैं द स्पीसीज इज मोर फिट। ठीक है, तो ये फिटनेस दिया हुआ है उसके दौरान। देखो अकॉर्डिंग टू डार्विन तो टर्म एक्चुअली उन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस दिया हुआ था, बट फिटनेस दो छुआ फिट इन एनवायरनमेंट सर आपका give आवाज more थोड़ा present। अभी आ रहा है? सर Yes, ब्रेक sir. कर ब्रेक कर रहा है? ओके, ठीक है, 1 मिनट रुको अच्छी तरह से, 1 मिनट रुको। हेलो बच्चे, आ रही है आवाज मेरी अब? Yes, sir. तो मैं बता रहा था आपको कि ये फिटनेस है, ये टर्म बेसिकली किसने दिया? डार्विन ने दिया है। किस लिए दिया है? सर्वाइव कर रही हैं उनके लिए। या आप ये भी बोल सकते हो कि डार्विन ने ये भी बोला कि जो बेटर फिट स्पीसीज है वो उसकी जो नंबर ऑफ प्रोजनी है, उसकी जो नंबर ऑफ प्रोजनी है वो ज्यादा आएंगी। मतलब जो नंबर, जो संतानों का जो नंबर है वो ज्यादा बढ़ेंगी इन कंपेयर टू द स्पीसीज व्हिच सूट लेस बेटर या व्हिच आर लेस फिट इन फॉर दैट माइक्रो एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है देयरफॉर वेयर एंड इट इज ए मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, ये एक टाइप के मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन बताई उन्होंने, डार्विन ने। लेट्स आल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वेलेस नेचुरलिस्ट वर्क इन मलय आर्चिपिलागो। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, ये एक प्लेस का नाम है। had also come to similar conclusion around the same time। ठीक है, जब डार्विन ने अपनी बातें रखी तो उसी समय एक और वो थे बेसिकली साइंटिस्ट या नेचुरलिस्ट बोल लो, अल्फ्रेड वेल आर्चिपेलागो पे काम कर रहे थे। एक जगह का नाम है, ठीक है, और उन्होंने भी सेम टाइप की बातें की। ठीक है, सेम टाइप की बातें की। ठीक है, in due course of time, apparently new types of organisms are recognizable। all the existing life forms share similarities and share common ancestor। ठीक है, however these ancestors were present at different periods in the history of Earth।
The geological history ठीक है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री की है वो बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ रिलेट। A common permissible conclusion is that Earth is very old, not thousands of years as was thought earlier, but billions of years. So, मतलब जो पहले ये होता जा रहा था कि जो अर्थ की ओरिजिन है वो अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड्स ऑफ ईयर 10,000 ऑफ ईयर्स है, बाद में पता चला कि अर्थ बिलियंस कितना 4.5, ठीक है, जिसमें से लाइफ कितना है 4 बिलियन ईयर्स एगो। तो ये बेसिकली जो है क्या कहें आप याद रखना, डार्विन ने जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस टर्म है दैट वाज यूज्ड बाय डार्विन एंड अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, वो ज्यादा प्रजाति प्रोड्यूस करती है, वो आउटब्रीड करती है। आउटब्रीड का मतलब ही है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस, ठीक है। और फिट स्पीशीज है उसकी नंबर ऑफ प्रोजेनीज क्या होती हैं, कम होती है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर नेचुरल सिलेक्शन में इसको डार्विन नहीं बोला। दोबारा रिपीट करो बच्चे। सर नेचुरल सिलेक्शन वो भी तो डार्विन ही बोला। हाँ, नेचुरल सिलेक्शन भी डायरेक्ट, एक मिनट रुकना बच्चे जरा सा। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था बच्चे, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने ही बोला है, ठीक है। तो अब यहां से आते हैं एविडेंस फॉर एवोल्यूशन पे, ठीक है। एविडेंस फॉर एवोल्यूशन ये आपका पहले केमिकल एवोल्यूशन होता है, ठीक है। पहले आपका केमिकल एवोल्यूशन होगा। केमिकल एवोल्यूशन में क्या होगा कि जो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है वहां से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से पॉलीमराइजेशन होगा बेसिकली। अच्छा, एक मिनट रुकना जरा, मैं उसके आपको हिस्ट्री बता देता हूँ या फर्स्ट सेल की ओरिजिन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया है। नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दिया, जस्ट आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। मुझे जरा बोर्ड शेयर करने दो। तो यहाँ पे आप देखो, जब जो है क्या कहते हैं आरएनए वगैरह के मॉलिक्यूल इस तरह से आरएनए, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये सब बनने लगे, तो आपको पता है कि जो फैट है, फैट हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है। फैट का पॉलीमराइजेशन हुआ, वहां पे ढेर सारी फॉस्फोलिपिड टाइप के स्ट्रक्चर्स बने, ठीक है। तो जैसे इस तरह का पॉलीमराइजेशन हो गया, इस तरह से बन गया, इस तरह से, इसको जरा हटाओ, इस तरह से बेसिकली, इस तरह से ये आप याद करो जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ा रहा था मैं, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना, तो चूंकि ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है इसका, तो ये क्या करेगा, ये सर्कुलाइज कर लेगा अपने आप को, कर लेगा कि नहीं, सर्कुलाइज कर लेगा ये, ठीक है। तो जब ये सर्कुलाइज, साइंटिस्ट क्या ज्यूम कर रहा है, साइंटिस्ट ये ज्यूम कर रहा है कि जब ये सर्कुलराइज कर रहा था, तो चूंकि ये प्रेजेंट सर्कुलाइज कहाँ पे कर रहा था, पानी में कर रहा था, ओशियन में कर रहा था, ठीक है। और ओशियन में अकेले ऐसा थोड़ी था कि सिर्फ यही मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, ठीक है, अकेले यही मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, ये भी सब प्रेजेंट थे। तो जब ये अपने आप को जो है बेसिकली सर्कुलराइज कर रहा था, ठीक है, अपने ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसको अंदर ले जा रहा था, तो उसी समय ये कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर चले गए, इसके अंदर चले गए, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स बने, जो है कोसरवेट्स वगैरह बने। इसी तरह से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोसरवेट का कॉन्सेप्ट दिया, और दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो सिडनी फॉक्स को माइक्रोस्फीयर का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, माइक्रोस्फीयर का कॉन्सेप्ट दिया। तो बेसिकली कि समहाउ ये जो मेम्ब्रेन ब्लॉक बेसिकली बन रही है, तो उसी दौरान ये मॉलिक्यूल्स उसके अंदर चल गए, ठीक है। जब बेसिकली आरएनए मॉलिक्यूल, पहली सेल में क्या था, जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए था। तो आरएनए मॉलिक्यूल के पास में कैपेबिलिटी कि वो अपने आप का पॉलीमराइजेशन भी कर सकते हैं, मतलब वो एंजाइम की तरह भी एक्ट कर सकता है और वो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो जो फर्स्ट सेल थी उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था बेटा, वो आरएनए था, ठीक है। फर्स्ट सेल
जिसका जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, क्योंकि बेसिकली राइबोसोम का नाम सुना रखा होगा, और आरएनए बेसिकली जो है जेनेटिक मटेरियल, मतलब इस इंफॉर्मेशन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, इसमें रेप्लिकेशन की भी कैपेबिलिटी है, ये अपना मतलब अपनी कॉपी क्रिएट करने की भी टेंडेंसी है, तो ये अपना कॉपी भी क्रिएट कर सकता है, ये अपना कॉपी भी क्रिएट कर सकता है। तो ठीक है, जो फर्स्ट सेल थी उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, आरएनए। पर चूंकि आरएनए बेसिकली इसमें म्यूटेशन बहुत ज्यादा होता है, इसकी स्टेबिलिटी लेस है, तो धीरे धीरे करके आरएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल रिप्लेस कर दिया डीएनए ने, आरएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल डीएनए ने रिप्लेस कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? तो जो फर्स्ट सेल की ओरिजिन था उसको यही बोलते हैं कि जो बेसिकली ओशियन है, ओशियन में सारे मॉलिक्यूल्स बन चुके थे, और कुछ जो फास्फोलिपिड वगैरह जो है जो पॉलीमराइज करके जो है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ले रही थी, तो जब वो सर्कुलराइज कर रही थी, ठीक है, उसी दौरान बेसिकली उसमें कुछ मटेरियल्स लाइक प्रोटीन का पॉलीसैकेराइड्स, डीएनए, आरएनए, ये सारे चले गए। ठीक है, और धीरे धीरे करके इस तरह से जो है क्या कहते हैं, फर्स्ट सेल की ओरिजिन हुई, प्रिमिटिव सेल की ओरिजिन हुई, जिसका जेनेटिक मटेरियल बेसिकली आरएनए था, और फिर बाद में धीरे धीरे करके ये जेनेटिक मटेरियल रिप्लेस हो गया। तो पहले सिंगल सेल बनी जो प्रोकैरियोट्स की थी, फिर यूकैरियोटिक सेल्स बनी, फिर यूकैरियोटिक सेल से मल्टीसेलुलर मतलब मल्टीसेलुलरिटी आई। ठीक है, सेल ने बेसिकली एक दूसरे की हेल्प करना स्टार्ट किया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में काम होना स्टार्ट हुआ, फिर मल्टीसेलुलरिटी से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने। ठीक है, और उनका एवोल्यूशन हुआ तो मैमल्स तक की ओरिजिन, ठीक है, बताई गई। तो यहाँ पे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में देखो, एविडेंसेस दैट, क्या बच्चे? सर आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो स्क्रीन मैंने अभी कुछ शेयर ही नहीं किया हुआ ना। सर सिर्फ व्हाइट बोर्ड आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपने कुछ शेयर किया था। नहीं, अभी नहीं, मैं चलो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैं तो आपको एनसीईआरटी पे लेके चल रहा हूँ। चलो एनसीईआरटी में देखो 129 में सेकंड जो हेडिंग है 7.3 पे, व्हाट आर एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, उसको देखो आप। वही फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो आप उसको देखो, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन पे। ठीक है, evidence that evolution of life form has indeed taken place on earth has come from many quarters। ठीक है, जो एवोल्यूशन है लाइफ फॉर्म्स के वो कई सारे क्वार्टर्स पे आए हुए हैं। ठीक है, अचानक से नहीं हो गया कोई चीज। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। अब फर्स्ट जो एविडेंस अगर आप बात करोगे विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन की बात बता रहा हूं कि एवोल्यूशन हुआ है, उसके एविडेंसेस क्या है। मतलब हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि एवोल्यूशन हुआ, मतलब कि यू हैव टू शो सम एविडेंसेस। जैसे मैं नहीं बोलता है कि जज क्या किस बेस पे जो है बेसिकली पनिशमेंट देता है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस प्रेजेंट इन द कोर्ट। ठीक है, तो उसी तरह से सेम चीज है यहाँ पे कि अगर आप बोल रहे हो कि अर्थ का एवोल्यूशन, अर्थ में एवोल्यूशन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट की है, तो बेसिकली उसके आपको एविडेंसेस देने पड़ेंगे। तो फर्स्ट जो एविडेंसेस दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है, फॉसिल्स। फॉसिल्स, अब आपको फॉसिल्स की डेफिनेशन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपका, फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स। फॉसिल्स क्या है, वो बेसिकली रिमेन्स है हार्ड पार्ट्स के, ठीक है, जो डिग्रेड नहीं हुए, और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से वैसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, वैसे ही पड़े हुए हैं। तो फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। ठीक है, कहाँ पे पाए जा रहे हैं, रॉक्स में। ठीक है, रॉक्स फ्रॉम form sediments and cross section of earth crust indicate that arrangement of the sediments one over the other during the life history of earth। अब यहाँ पे देखो आप कि सपोज कर लो ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे देखो पहले क्या होगा, पहले एक लेयर आई, मतलब सबसे पहले सपोज कर लो एक लेयर आया, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसमें दूसरा लेयर डिपॉजिट हो गया, फिर उसके बाद हो सकता है उसमें तीसरा लेयर डिपॉजिट हो जाए, फिर उसके बाद हो सकता है उसमें
फोर्थ लेयर डिपॉजिट हो जाए। तो इस तरह से बेसिकली डिपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्केल के साथ इस तरह की डिपोजिशन हुई। अच्छा देखो कि जब जब बेसिकली ये जो लेयर्स हैं, ये जब सेडिमेंटेशन हो रहा था तो उस दौरान क्या हुआ होगा, सपोज कर लो एक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ इसका जरा सा, ये लो, एक ऑर्गेनिज्म बेसिकली यहाँ पे दब गया, डेड था, वो मर गया, दब गया। फिर इसके बाद जो है क्या कहते हैं, दूसरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दब गया, तीसरा ऑर्गेनिज्म कहीं यहाँ पे, ठीक है, फोर्थ वन ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे। तो ये सब हैं क्या, दीज आर द फॉसिल्स। ये जो डिपोजिशन हुआ है, ये डिपोजिशन तो एक दिन किस में कन्वर्ट हो जाना है, रॉक्स में कन्वर्ट हो जाना है। ये जो डिपोजिशन है, द डिपोजिशन विल कन्वर्ट इन रॉक्स, ठीक है, बाय मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है, मतलब लाखों साल बाद ये किसमें, ये रॉक बना लेगा। बट ये जो बेसिकली एविडेंसेस हैं, बेसिकली ये जो फॉसिल्स हैं, ये रह जाएंगे यहाँ पे। और अगर कभी खुदाई होती है रॉक्स में तो आपको ये दिखेंगे, ठीक है, आपको दिखेंगे। तो इनकी जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस से आप ये बोल सकते हो कि ये प्रीवियस लाइफ के एविडेंसेस हैं, ये प्रीवियस लाइफ के एविडेंसेस हैं। और जब उनको कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे तो आप ये बोलोगे कि इस तरह से हो सकता है, इस तरह से लाइफ में एवोल्यूशन हुआ हो। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ये रॉक्स, थर्ड लाइन पे आप कंसंट्रेट करो। रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्स and a cross section of earth crust indicate that the arrangement of the sediments one over the other during the life history of earth, ठीक है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ में जो सेडिमेंटेशन है वो एक दूसरे के ऊपर, उसमें जो बेसिकली फॉसिल्स पाए गए उनकी बात कर रहा है। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। दूसरी रॉक पे जाओगे तो दूसरे टाइप के आपको लाइफ फॉर्म्स वहां पे निकलेंगे, ठीक है। Who probably died during the formation of particular segment. Some of them appear similar to modern organisms. They represent extinct organisms. ठीक है, कुछ organisms जो है मॉडर्न ऑर्गेनिज्म के साथ में मैच करते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं कि these they represent basically extinct organisms. For example, dinosaurs. A study of fossil in different sedimentary layers indicate that geological पीरियड इन व्हिच दे एग्जिस्टेड। मतलब अगर आप फॉसिल्स की स्टडी करोगे सेडिमेंट्री लेयर्स में तो आपको पता है ना कि बेसिकली अगर आपको फॉसिल्स की स्टडी करनी हो तो बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स की अगर आप हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लो, हाफ लाइफ कैलकुलेट कर ले तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो सेडिमेंटेशन कितने साल पहले हुआ। और अगर ये आपको पता चल गया तो वहां पे जो बेसिकली ऑर्गेनिज्म फंस गया था, ठीक है, जो कि अब फॉसिल के फॉर्म में है, उसकी एज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से जैसे सपोज कर लो कि सबसे नीचे चूंकि ये सबसे पहले हुआ होगा, ये सपोज कर लो 5 मिलियन ईयर्स है, ये आपका 4 मिलियन, ये आपका 3 मिलियन। तो इस तरह से बता सकते हो कि पहला जो ये फॉसिल है बेसिकली ये पुराना है, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। और इनकी जब आप इनकी में मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल स्टडी करोगे तो आप एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर पाओगे, तो ये बोल सकते हो कि भाई ये वाला इसका एंसेस्टर है। मतलब अगर इनके में नाम दे दूं, इसका नाम ए दे दूं, इसका नाम बी दे दूं, इसका सी दे दूं, इसका डी दे दूं, तो आप इस तरह से ये रिलेट कर सकते हो कि ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, ठीक है। यही तो है एवोल्यूशन, यही तो है कंपैरेटिव एनालिसिस। ओके, तो बेसिकली जो फॉसिल्स हैं, ये फॉसिल्स आपको क्या बता रहे हैं, ये फॉसिल्स बता रहे हैं, ये बेसिकली दे रहे हैं एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, और ये भी साथ साथ बता रहे हैं कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो उसका एंसेस्टर कौन है और उसकी प्रोजेनी कौन है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट दैट जियोलॉजिकल पीरियड इन व्हिच दे एग्जिस्टेड। The study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time spans. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स थे बेसिकली वो रिस्ट्रिक्टेड थे, वो बेसिकली एक ही टाइम स्पैन पे प्रेजेंट थे, उसके बाद आपको वो नहीं पे दिख रहे हैं वहां पे। Hence, new forms of life have arisen at different times in history. ठीक है, एक लाइफ फॉर्म से दूसरे लाइफ फॉर्म का ओरिजिन या न्यू लाइफ फॉर्म का ओरिजिन बेसिकली कौन इंडिकेट कर रहा है, फॉसिल्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो फॉसिल्स आर द बेस्ट एविडेंसेस टू शो एवोल्यूशन। बेस्ट एवोल्यूशन जो है, सो बेस्ट एविडेंसेस बेसिकली कौन से हैं, फॉसिल्स हैं, ठीक है।
अच्छा, जरूरी नहीं है कि फॉसिल्स सिर्फ उनका बॉडी पार्ट ही हो, उनका इम्प्रेशन भी हो सकता है, उनका इम्प्रेशन भी हो सकता है। जैसे जैसे जो है क्या कहते हैं, एक एक बर्ड बेसिकली कहीं पे सपोज कर लो सेडिमेंटेशन में फंस गई, ठीक है, तो उसका जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है विद टाइम वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। बट जो उसका इम्प्रेशन है उस मड में, वो तो ऑलवेज रह जाएगा उस रॉक के फॉर्म में, रॉक के फॉर्म में उसमें बेसिकली वो ऑलवेज रह जाएगा, ठीक है। तो वो जो जो मॉर्फोलॉजिकल वो जो बेसिकली इम्प्रेशन है, वो आपको मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस तो जरूर ही दे रहा है, तो वो बेसिकली किस तरह काम करेगा, फॉसिल्स की तरह काम करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि फॉसिल्स में सिर्फ आपको वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही मिले, उसका इम्प्रेशन भी फॉसिल्स की तरह कंसीडर होगा। तो ये फॉसिल्स के बारे में मैंने बता दिया। आप सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ। मेरी आवाज सुन रहे हो ना आप? यस सर। ठीक है। Yes, sir. इसका जो व्हाट आर द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन है, उसका लास्ट पैराग्राफ पे आ जाओ, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे ये जो पहले मैं एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में जो मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एविडेंस फॉसिल्स, ठीक है। तो फॉसिल्स में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हम एज ऑफ फॉसिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे जो है क्या कहते हैं, वहां पे जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं उनकी जो हाफ लाइफ है उसके बेस पे, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रॉक्स, ठीक है, उसके बेस पे। इससे ज्यादा शायद नहीं पूछेगा क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं है। तो याद रखना कि जो बेसिकली फॉसिल्स की एज पता करने का जो तरीका है वो क्या है, वो बेसिकली रॉक्स की एज पता करनी है। और रॉक्स की एज कैसे पता करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ हाफ लाइफ ऑफ पर्टिकुलर केमिकल्स, ठीक है, कंपाउंड्स जो वहां पे प्रेजेंट है। दूसरा है कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, मतलब आप कंपेरेटिव एनालिसिस करते हो एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी की, ठीक है, ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो उसमें से जब आप कंपेरेटिव एनालिसिस करने जाओगे तो कुछ सिमिलरिटीज मिलेंगी एंड कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे, और वो जो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है उनके बेस पे आप ये बता सकते हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसका क्या है, एंसेस्टर है, ठीक है। Such similarities can be interpreted to understand whether common ancestor have shared or not. For example, whales, अब एग्जाम्पल पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, इसको अंडरलाइन करो और यहाँ पे लिखो whales, bats, cheetah and human, all mammals हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? Mammals हैं। whales, bats, cheetah and mammals share similarities in the pattern of bones of forelimb। जो इनका फोर लिम्ब है उनकी उनमें बेसिकली क्या करते हैं, सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बोला जा सकता है कि इनका जो एंसेस्टर रहा होगा वो कॉमन रहा होगा। दोज दीज फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दीज एनिमल्स। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये है तो शेयर तो सब कर रहे हैं, ठीक है, जो पैटर्न ऑफ बोन्स है वो तो सब शेयर कर रहे हैं, बट अगर फंक्शनल मतलब स्ट्रक्चरली दे आर स्ट्रक्चरली या बोल सकते हो ओरिजिन, बेसिकली इनकी जो ओरिजिन है वो सेम है, बट जो इनका फंक्शन है वो डिफरेंट है, इनका फंक्शन है जो डिफरेंट है। दो दीज फोर लिम्ब परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दीज एनिमल्स, दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, मतलब इनका जो ओरिजिन है दैट इज सेम, बट स्ट्रक्चर जो है इनका क्या है, स्ट्रक्चर है इनका जो स्ट्रक्चर, गलत बोल रहा हूँ बार बार, इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, इनका जो फंक्शन है डिफरेंस है। अब आप पेज नंबर 130 पे जाओ जरा सा, पेज नंबर 130 पे जाओ। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। कितने बच्चे भी इस समय पढ़ रहे हैं? अच्छा, कुछ छोड़ के चले गए? क्या मजा नहीं आ रहा बच्चे ऐसे में पढ़ने में? हाँ सर। आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ फिगर 7.2 पे जाओ आप। यहाँ पे देखो लिखा है फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स। देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो है ये एवोल्यूशन का एक डायग्राम है, ये बता रहा है कि कौन बेसिकली एंसेस्टर है और कौन उसकी ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्टेगोसारस, ब्रैकियोसारस दिख रहे होंगे आपको। इसके बाद फिर अगर अब आप इसमें इस पूरे के पूरे पिक्चर में आप नीचे से ऊपर की तरफ चलो, ठीक है, बॉटम से टॉप की तरफ चलना स्टार्ट करो,
तो जो सबसे बॉटम पे है वो सबसे ओल्ड है। बात समझ में आ रहा है? इसी तरह का क्वेश्चन बना सकता है वो। जो सबसे बॉटम पे है वो क्या है? सबसे, दैट मीन्स कि सबसे ओल्ड कौन सा है? ब्रैकियोसाurus। ब्रैकियोसारस। ठीक है, इसके बाद आपका स्टेगोसारस होगा। इनसे ये दोनों दोनों डायनासोर्स हैं, ये दोनों के दोनों क्या है? डायनासोर्स है। इनसे इनसे जो है क्या कहते हैं, देखो बीच में कुछ लाइंस ड्रॉ है जहां पे आर्कियोपेटेरिक्स। आर्कियोपेटेरिक्स बेसिकली किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, बताओगे मुझे? इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो लिख लो, आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, तो डायनासोर्स, डायनासोर्स के बाद में कौन आया? डायनासोर्स के बाद में कौन आया? आर्कियोपेटेरिक्स। ठीक है, हालांकि यहाँ पे इन्होंने बर्ड्स के बारे में कोई चीज नहीं बताई, सिर्फ रेप्टाइल्स। डायनासोर्स भी बच्चे क्या थी? रेप्टाइल्स थे। इसके बाद ये आर्कियोपेटेरिक्स आ रहा है। आर्कियोपेटेरिक्स से जो प्रेजेंट डे में क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स तो आज की डेट में पाया जाता है ना, तो क्रोकोडाइल्स है। ठीक है, यहाँ पे एक टेरेनोडॉन है। ठीक है, जो इसमें जो एक डायनासोर्स है जिसमें क्या है? कैपेबिलिटी, उड़ने की कैपेबिलिटी, फ्लाई करने की कैपेबिलिटी प्रेजेंट। ठीक है, यहीं पे आपको ट्राइनोसारस दिख रहे हैं, ट्राइसेरेटॉप्स दिख रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द इसमें से जो ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली उनकी डेथ हो चुकी है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। ठीक है, आर्कियोपेटेरिक्स के आपको फॉसिल्स मिले हैं और उन फॉसिल्स में ये देखा गया था कि इनमें फेदर्स वगैरह, वो विंग्स वगैरह पाए जाते थे, इनमें उड़ने की कैपेबिलिटी थी। ठीक है, तो बर्ड्स में भी उड़ने की कैपेबिलिटी थी, इनके अंदर भी उड़ने की कैपेबिलिटी थी और भी कुछ बेसिकली सिमिलरिटी थी। इनके बेस पे ये बोला गया कि जो आर्कियोपेटेरिक्स है वो क्या है? इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, अब आप इसी पेज में नीचे वाले पैराग्राफ पे आओ। यहाँ पे लिखा है ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस, जो फोर लिम्ब पे जो पाए जाते हैं। ठीक है, इन देयर फोर लिम्ब्स। तो यहाँ पे बेसिकली ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर की जो सिमिलरिटी थी, ठीक है, डिसिमिलरिटी एंड सिमिलरिटीज थी। Hence, in these animals, the same structure develop along different direction due to adaptation of different needs. ठीक है, मतलब कि जो ये जिन ऑर्गन्स की ओरिजिन सेम है बट ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो किसकी वजह से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि जो इनका एडॉप्टेशन है, इनकी जो नीड है वो डिफरेंट हो गई। टाइम के साथ में जो नीड है, जो बेसिकली एडॉप्टेशन है पर्टिकुलर एनवायरमेंट के लिए, वो बेसिकली क्या हो गया? वो डिफरेंट हो गया। तो इसकी वजह से इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो गया, बट इनकी ओरिजिन क्या थी? सेम थी। ओरिजिन जैसे जैसे अगर आप बात करोगे चीता में जो फोर लिम्ब है वो किस लिए यूज करता है? चलने में यूज करता है, वॉकिंग के लिए यूज करता है वो। जबकि ह्यूमंस बेसिकली खाने पीने के लिए यूज करता है। ठीक है, मैमल्स में डिफरेंट मैमल्स में डिफरेंट जो है यूज होते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद लिखा है कि अगर ऐसा हो, कभी मेरी बात सुनना, आप एनसीईआरटी के जहां पे भी आपको जगह मिल जाए वहां पे लिखो आप कि अगर ओरिजिन सेम है, ओरिजिन सेम है और क्या हो जाए? फंक्शन डिफरेंट हो जाए। ओरिजिन सेम हो जाए और फंक्शन डिफरेंट हो जाए, तो इस तरह के जो एवोल्यूशन है इसको क्या बोलोगे? ओरिजिन सेम एंड फंक्शन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो मैं बोल रहा हूं कि ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? ड्यू टू देयर नीड, ड्यू टू देयर एडॉप्टेशन। ठीक है, तो इस तरह का जो एवोल्यूशन हुआ उसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे आप डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, और जो ऑर्गन्स हैं, जिन ऑर्गन्स की आप कंपेयर करवा रहे हो, जिन ऑर्गन्स की एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी कंपेयर करवा रहे हो, जिनकी ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, एवोल्यूशन तो जरूर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहला रहा है, पर दीज ऑर्गन्स आर नोन एज होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस का मतलब है कि एक ही तरह, सिमिलर ऑर्गन्स हैं, सिमिलर ऑर्गन्स। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको होमोलॉगस बोलोगे,
और होमोलॉगस ऑर्गन या होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स बोल लो, ठीक है। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो होमोलॉजी है, बस इतना आया था, होमोलॉजी इंडिकेट्स, नीचे ऑप्शन दिए हुए थे। तो होमोलॉजी इंडिकेट किसको इंडिकेट करती है? कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करती है कि अगर किन्हीं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होमोलॉजी पाई जा रही है, दैट मीन्स कि वो क्या है, दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। बात समझ में आई? Yes, अदर sir. एग्जांपल्स आर वर्टिब्रेट हार्ट्स एंड ब्रेन्स। अच्छा, ये वर्टिब्रेट हार्ट्स तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप याद करो, जो सर्कुलेटरी सिस्टम जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको एवोल्यूशन ऑफ हार्ट्स बताया था, ठीक है। पहले Yes, फिशर sir. वाला 2 चैम्बर्ड, फिर 3 चैम्बर्ड, फिर 3.5 चैम्बर्ड, फिर 4 चैम्बर्ड, ठीक है। तो बेसिकली जो है क्या कहते हैं, ये जो हार्ट्स हैं या इवन ब्रेन, हार्ट्स एंड ब्रेन जो एग्जाम्पल हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? ये डाइवर्जेंट Divergent evolution. एवोल्यूशन के। प्लांट्स में भी, अच्छा ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो ये लाइन बाय लाइन आप याद रखना है इनको, ठीक है। मतलब अगर आप पिछले 8 से 10 साल के क्वेश्चन उठाओगे तो ये इनकी लाइन बाय लाइन पूछी गई है, और एवोल्यूशन से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर होता है, और ये भी श्योर है कि एनसीईआरटी से ही देता है, बाहर से नहीं देता है, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस हैं, बहुत रेयर, ठीक है। तो द प्लांट्स के केस में अगर एग्जांपल देखो, थॉर्न एंड टेंडल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकरबिटा, मतलब कुकरबिटा का टेंडल और बोगनविलिया का थॉर्न्स, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे आर होमोलॉगस, दे आर होमोलॉगस। लिख लो एनसीईआरटी में बाहर की तरफ, ठीक है। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये भी क्वेश्चन आया है कि होमोलॉजी कौन से एवोल्यूशन पे बेस्ड है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पे बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, इसका अपोजिट क्या है कि अगर Convergent evolution. ओरिजिन डिफरेंट हो और फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हो, तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होगा। और जो ऑर्गन्स होंगे उनको क्या बोलोगे? एनालॉगस ऑर्गन्स बोलोगे, उनको आप एनालॉगस ऑर्गन्स बोलोगे, ठीक है। तो एनालॉगी रिफर्स टू द सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट, एनालॉगी की जो सिचुएशन है वो एग्जैक्टली क्या है? उलट है, ठीक है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स लुक्स अलाइक, जो विंग्स हैं बटरफ्लाई के हों चाहे बर्ड्स के हों, ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, बट बेसिकली उनकी ओरिजिन सेम नहीं है। वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर नीड, बिकॉज ऑफ देयर एडॉप्टेशन, ठीक है। उनका जो एनाटॉमी है वो सेम नहीं है, उनका जो जो एनाटॉमी है वो सेम नहीं है, सिर्फ फंक्शन सेम। तो ऐसे स्ट्रक्चर को एनालॉगस स्ट्रक्चर बोलते हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एनालॉगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट ऑफ, ठीक है। वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हालांकि है बड़ी सिंपल सी चीज, और कंफ्यूजन तब ज्यादा क्रिएट होता है जब वो बोलता है कि जो विंग्स हैं बटरफ्लाई एंड बर्ड्स के, ठीक है, दे रिप्रेजेंट। तो अब हमको सबसे पहले तो दिमाग ये लगाना पड़ता है कि दीज आर द एनालॉगस स्ट्रक्चर और दीज आर द होमोलॉगस स्ट्रक्चर। अगर आपको एक बार ये पता चल जाए कि एनालॉगस स्ट्रक्चर है तो आप तो फट से बोल दोगे कि एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बट उसने थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, तो सब एनसीईआरटी में अलग अलग करके लिखते जाओ, यही तो पूछता है वो। पिक्चर भी बना हुआ, कई बार पिक्चर से भी पूछा हुआ, बोगनविलिया का पिक्चर देख लो और कुकरबिटा का, ठीक है, कुकरबिटा का भी देख लो आप। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हैविंग सिमिलरिटी, ठीक है। अदर एग्जांपल्स ऑफ एनालॉगी आर द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स, आर द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। ये बच्चे सारे एग्जांपल आप एक पेज पे लिख के इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर में पहले ही डाल दो, ये जितने भी एग्जांपल है। ये मान के चलना कि 50% चांसेस तो आपके यहाँ से एग्जांपल है, 50% चांसेस क्वेश्चन आने के, ठीक है। मतलब ऑक्टोपस की जो आई है मैमल्स की आई के साथ में, या फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ये पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन से भी क्वेश्चन बन चुका है। One can say that it is the similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive feature in different groups of organism, but towards the same function, ठीक है। वो बेसिकली सिमिलर हैबिटेट की वजह से उनका फंक्शन सेम हो गया है, जबकि उनकी ओरिजिन सेम नहीं है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल हैं, लाइक स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, और सिंपल पोटैटो जो आपका है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये भी एनालॉगी का एग्जांपल है, ना कि
होमोलॉजी का। क्यों? क्योंकि उनकी ओरिजिन ही सेम है, रूट एंड स्टेम। ठीक है। इन द सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट, सिमिलरिटीज इन द प्रोटीन एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स गिव क्लू टू कॉमन एंसेस्ट्री। मतलब कि जो बेसिकली सिमिलरिटीज हैं प्रोटीन्स एंड जीन्स में, ऐसा आपको क्या लगता है कि सिर्फ स्ट्रक्चर जो बेसिकली ऑर्गन्स हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर है बॉडी में, सिर्फ वही बेसिकली सिमिलरिटी एंड डिफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसा नहीं है। जो आपके बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट हैं, वो भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ में सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज शो करते हैं। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनको भी आप एवोल्यूशन में क्राइटेरिया ले सकते हो, एवोल्यूशन के क्राइटेरिया में शामिल कर सकते हो। ठीक है। These biochemical similarities point to the same shared ancestry as structural similarities among diverse organisms. अब यहाँ पे पिक्चर्स बने हुए हैं, फिगर 7.3 देखो, वहां पे कुछ होमोलॉगस ऑर्गन्स के पिक्चर बनाए गए हैं, आप उनको मेमोराइज कर लो, सही रहेगा। ठीक है। मैन हैज, जैसे एक और आपका सेकंड लास्ट पैराग्राफ इस पेज का देखो, मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट और सिक्योरिटी। मैन हैज domesticated many wild animals and crops. The intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds but still are the same group. It is argued that if within the 100 of years man could create new breeds, could not nature have done the same over millions of years? ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? कि जब मैन ने भी तो बेसिकली आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की, हाइब्रिडाइजेशन किया, और उसने तो बड़ी जल्दी बेसिकली जो है डेवलप कर डाली वेराइटीज। ठीक है, बड़ी जल्दी वेराइटीज डेवलप कर ली, तो एवोल्यूशन ने इतना लॉन्ग टाइम क्यों लिया? आंसर दे सकते हो सर वो नेचुरल डिजास्टर। क्या बच्चे? टाइम कितना हुआ? इट इज 11:45। इसका आंसर आप ढूंढना। अभी मैं बंद करता हूँ, एक्स्ट्रा पीरियड पे आएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। मेन चीज मैंने आपकी बता दी है, अब ये बहुत तेजी से निकल जाएगा। इसमें से एक सिलेक्शन वाला पार्ट है जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एंड वो वाला है, और एक ह्यूमन एवोल्यूशन है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आपका जो है क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म थोड़ा सा बताना है मुझे, एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में। पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इससे, एडाप्टिव रेडिएशन हो या जो भी है। तो अब एक्स्ट्रा पीरियड पे मिलेंगे। ठीक है। और माइट भी चांसेस कि आज मैं ना भी लूं, चांसेस है कि आज मैं ना लूं। थर्सडे मिलेंगे बच्चे अब। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो थर्सडे में ये चैप्टर खत्म कर देंगे। एंड इसके बाद ज्यादा समझाने वाला चैप्टर नहीं है, इसमें एवोल्यूशन में थोड़ा सा ज्यादा मुझे बताना था। ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है। तो वहां पे ज्यादा समझाने वाली कोई चीज नहीं है, बस ये बताने है कि ये पॉइंट आप याद कर लो ताकि आपके लिए जी रहे। दो एक चीज जो होंगी वो समझा दूंगा, बट मोस्ट ऑफ द चीज रेक्टिफिकेशन है पूरी तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही। सर मैंने आपको जो क्वेश्चन सेंड किया था उसी पर सॉल्व कर भेज दीजिए। बच्चे कल मैं एक्चुअली बिजी रह गया, तो मैं कल आपको रिप्लाई नहीं कर पाया। ठीक है। मैं अभी कोशिश करता हूँ, भेजता हूँ आप। ठीक है। ओके सर। ओके।